Hello students, welcome to ICOM classes and the first lecture of TYBCom semester 5. Today we are going to start first chapter of financial accounting. Name of your chapter is investment accounting as per accounting standard 13. जब एक इंडिविजुअल किसी भी कंपनी के शेयर या डिबेंचर में इन्वेस्ट करता है तो उसको अकाउंटिंग टर्म में हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, जब एक इंडिविजुअल किसी कंपनी के शेयर या किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट करता है तो हम उसे कहते हैं अकाउंटिंग सेंस में इन्वेस्टमेंट। अब जो हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करना है वो हमें अकाउंटिंग करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या है, वो इन्वेस्टमेंट को किस तरह से रिकॉर्ड करने बोलता है, वो हम जाने देते हैं 2 मिनट के लिए। हम पहले ये देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के आने से पहले इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग किस तरह से होती थी। जैसे पहले जब कभी बिजनेसमैन किसी भी कंपनी का शेयर खरीदता था, मान लो बिजनेसमैन ने खरीदा है रिलायंस कंपनी का शेयर और खरीदा है टाटा कंपनी का शेयर और खरीदा है जैगुआर लिमिटेड का शेयर और खरीदा है सैमसंग लिमिटेड का शेयर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से पहले क्या होता था, जितनी भी कंपनी के शेयर्स आप खरीदते थे वो सारे शेयर्स के लिए आप सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते थे। उस अकाउंट का नाम रहता था इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर रिलायंस कंपनी का शेयर भी जाता था, टाटा कंपनी का शेयर भी जाता था, जैगुआर का भी शेयर जाता था और सैमसंग का भी शेयर जाता था। एक ही अकाउंट के अंदर सारी कंपनी के शेयर्स जाने की वजह से प्रॉपर रिकॉर्ड मिलता ही नहीं था। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ने क्या बोला कि सारे शेयर्स के लिए एक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हर शेयर के लिए सेपरेट अकाउंट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदे हो तो रिलायंस कंपनी शेयर अकाउंट बनेगा, टाटा कंपनी का शेयर खरीदे हो तो टाटा कंपनी शेयर अकाउंट बनेगा, जैगुआर कंपनी का शेयर खरीदे हो तो जैगुआर कंपनी का शेयर अकाउंट बनेगा, सैमसंग कंपनी का शेयर खरीदे हो तो सैमसंग कंपनी का शेयर अकाउंट बनेगा। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ने क्लासिफाई कर दिया कि हर कंपनी के शेयर के लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 तरीके के आएंगे। यहां पर लिख देता हूं टाइप्स। 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो डिबेंचर्स वाला क्वेश्चन रहेगा। अच्छा बेटे, जब डिबेंचर बोलूं तो पर्टिकुलरली डिबेंचर नहीं बोल रहा हूं, डिबेंचर बोलूं तो उसके अंदर बॉन्ड भी आ जाएगा और डिपॉजिट भी आ जाएगा। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन शेयर्स। डिबेंचर वाले क्वेश्चन को फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज वाला क्वेश्चन भी बोलते हैं। अब इसका नाम फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी क्यों पड़ा, क्योंकि डिबेंचर पर मिलता है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट होता है फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। 12th स्टैंडर्ड में आप सभी पढ़ चुके होंगे, डिबेंचर पर कंपनी इंटरेस्ट देती है, प्रॉफिट हो या ना हो, और जो इंटरेस्ट होता है बेटे वो फिक्स होता है। कोई कंपनी 10% देती है, कोई कंपनी 12 देती है, कोई कंपनी 14% देती है। इसीलिए डिबेंचर वाले क्वेश्चन का एक और नाम that is fixed income bearing securities। फिर आ जाते हैं हम शेयर की तरफ। शेयर्स वाले का नाम क्या दिया, फ्लक्चुएटिंग इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। फ्लक्चुएटिंग का नाम इसलिए बचे क्योंकि शेयर्स पर कंपनी देती है डिविडेंड। डिविडेंड डिपेंड करता है प्रॉफिट पे और प्रॉफिट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, प्रॉफिट चेंज होता है। इसीलिए क्या नाम दे दिया, फ्लक्चुएटिंग इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। तो 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, डिवेंचर वाला, एक शेयर वाला। शेयर वाले को फ्लक्चुएटिंग इनकम सिक्योरिटीज भी कहा जाता है और डिवेंचर को क्या कहा जाता है, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। फिलहाल के लिए हम शेयर्स को जाने देते हैं, अभी हम फोकस करते हैं डिवेंचर्स। तो डिवेंचर के क्वेश्चन में मैक्सिमम कितने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं हमें वो देखते हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1,
आपके पास पहले से कुछ डिबेंचर्स होंगे, पहले से जो डिबेंचर्स आपके पास है उनके लिए क्या वर्ड यूज कर दिया, ओपनिंग बैलेंस। फिर कुछ डिबेंचर्स आप और खरीदोगे तो सेकेंड ट्रांजैक्शन आ गया परचेज। हो सकता है कुछ डिबेंचर्स आप बेच दोगे तो कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा, सेल। फिर बच्चे आपने डिबेंचर खरीदे हो, कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी। अब समझो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो साल में एक ही बार इंटरेस्ट देती है। अब बच्चे एक बार इंटरेस्ट दे रही है तो पूरे साल का देगी, साल में कितना महीना होता है, 12। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो साल में 2 मरतबा इंटरेस्ट देती है। अब साल में 2 बार इंटरेस्ट देंगे तो 12 महीने का तो देंगे नहीं, कितने महीने का देंगे, 6 मंथ का देंगे। फिर कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो साल में 4 बार इंटरेस्ट देती है। जब 4 बार इंटरेस्ट दोगे तो आपको कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3 महीने का देना पड़ेगा। बीकॉम के लेवल पर ज्यादातर यूनिवर्सिटी ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिसमें कंपनी साल में कितनी बार इंटरेस्ट देती है, 2 मरतबा इंटरेस्ट देती है। इसका मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट देती है। तो हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन जो डिबेंचर के क्वेश्चन में रहेगा बच्चे, वो कौन सा ट्रांजैक्शन रहेगा, इंटरेस्ट। और फिफ्थ और आखिरी ट्रांजैक्शन रहेगा क्लोजिंग बैलेंस का। क्लोजिंग बैलेंस जो साल के एंड में बच गया, क्लोजिंग बैलेंस। तो डिबेंचर के क्वेश्चन में बेटे मैक्सिमम ये 5 ट्रांजैक्शन आएंगे, इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं आ सकते। आई रिपीट, ओपनिंग बैलेंस आएगा, दूसरा परचेज आएगा, तीसरा सेल आएगा, चौथा इंटरेस्ट आएगा, पांचवा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब अगर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन टफ बनाना चाहती है तो आपको एक परचेज की जगह 2 परचेज या 3 परचेज दे देगी। अगर क्वेश्चन टफ बनाना चाह रही है यूनिवर्सिटी तो एक सेल की जगह 2 सेल या 3 सेल दे देगी। साल भर में 2 इंटरेस्ट की जगह 4 इंटरेस्ट दे देगी। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन को टफ बना सकती है। और ये तो बताना ही भूल गया कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसका वेटेज रहेगा 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स के लिए वो चाहे तो डिबेंचर पर एक क्वेश्चन दे दे, 20 मार्क्स के लिए वो चाहे तो शेयर्स पर एक क्वेश्चन दे दे, या वो चाहे तो सिंपल लेवल का 10 मार्क्स का एक डिबेंचर का क्वेश्चन बनाए और एक शेयर नाम का क्वेश्चन बनाए। अब डिबेंचर पे फोकस कर रहे थे, वापस इधर आ जाते हैं। डिबेंचर पे बेटे पढ़ाया आपको मैक्सिमम कितने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, 5। ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल, इंटरेस्ट और क्लोजिंग बैलेंस। आपको बेटे याद ये रखना है कि चाहे ओपनिंग बैलेंस हो, चाहे परचेज हो, चाहे सेल हो, चाहे इंटरेस्ट हो या क्लोजिंग बैलेंस हो, हर ट्रांजैक्शन पे एक चीज हमेशा आएगी और वो एक चीज जो हमेशा आएगी वो है इंटरेस्ट। ओपनिंग बैलेंस पर भी इंटरेस्ट आता है, परचेज पर भी इंटरेस्ट आता है, सेल पर भी इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट आना ही है और क्लोजिंग बैलेंस पर भी इंटरेस्ट आएगा। अब हम समझते हैं कि ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, साल स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को हमारा क्या रहेगा बच्चे, ओपनिंग बैलेंस। और मान लो कंपनी जो इंटरेस्ट देती है वो देती है 31 दिसंबर। कंपनी इंटरेस्ट कब देती है, 31 दिसंबर को। तो अभी आप खुद ही समझो ना, 1 अप्रैल को आपका साल स्टार्ट हुआ है, कंपनी ने आपको आखिरी मरतबा इंटरेस्ट कब दिया था, 31 दिसंबर। तो दिसंबर जाने के बाद जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च आया और अभी आप फिलहाल अप्रैल की 1st डेट पर हो। तो कहने से ये जो ओपनिंग बैलेंस है इंटरेस्ट मिलने के बाद से लेके अब तक 3 महीने से आप ये डिबेंचर को होल्ड करके रखे हो। तो डेफिनेटली इस ओपनिंग बैलेंस पर ये एग्जाम्पल के हिसाब से कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, 3 महीने का। तो ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट क्यों आता है आपको समझा दिया।
अब बात करते हैं परचेज की। मान लो आपने 1 मई के दिन मार्केट से कुछ डिबेंचर्स खरीदे। 1 मई के दिन आपने मार्केट से क्या किया, कुछ डिबेंचर्स आपने खरीदा। तो जिससे भी आप डिबेंचर खरीदोगे वो आपको यही बोलेगा ना कि ये डिबेंचर को मैं जनवरी से होल्ड करके रखा हूं और ये डिबेंचर मैं तुझे बेच रहा हूं 1 मई को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना ये डिबेंचर को मैंने होल्ड किया है। तो जब मैं तुझे डिबेंचर बेचूंगा, जब तू डिबेंचर खरीदेगा, तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं डिबेंचर का खाली प्राइस लूंगा। मैं डिबेंचर का प्राइस तो तुझसे लूंगा ही, साथ में 4 महीने का इंटरेस्ट भी लूंगा। तो बच्चे परचेज पर भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कंपलसरी है। उसी तरीके से जब आप किसी को बेचोगे, मान लो आप 1 जून को किसी को बेचते हो, तो अब आप सामने वाले को बोलोगे कि भाई जून तक डिबेंचर मैंने होल्ड किया था, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 महीने का इंटरेस्ट भी मुझे चाहिए और मुझे डिबेंचर का पैसा भी चाहिए, तो सेल में भी डिबेंचर आएगा। फिर जहां तक बात इंटरेस्ट की है बच्चे, तो कंपनी इंटरेस्ट को आपको देगी जब टाइम पीरियड कंप्लीट होएगा, तो इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो आना ही है। फिर उसके बाद लास्ट है आपका क्लोजिंग बैलेंस। बच्चे 1 अप्रैल को साल स्टार्ट हुआ था, तो खत्म कब होगा, 31 मार्च, और क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो 31 मार्च को तुम्हारा साल खत्म हो रहा है और कंपनी ने इंटरेस्ट कब दिया था आपको, दिसंबर में। तो अगेन अगर आप काउंट करो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, साल खत्म हुआ, इंटरेस्ट को मिले हुए 3 महीने हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कंपनी तो 3 महीने का इंटरेस्ट इस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर भी आएगा। तो बच्चे सिर्फ ये प्रूफ कर रहा था कि जो इंटरेस्ट है ना वो ओपनिंग बैलेंस पे भी आता है, वो परचेज पे भी आता है, वो सेल पर भी आता है, इंटरेस्ट के टाइम पे तो आता ही है और क्लोजिंग बैलेंस के वक्त भी इंटरेस्ट आता है। इतना सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिवाय सिर्फ इतना याद रखना है फिलहाल कि डिवेंचर के क्वेश्चन में 5 ट्रांजैक्शन होते हैं और पांचों ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मस्ट है। अब कुछ बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है, आपने डिवेंचर कितने में खरीदा या आपने डिवेंचर को कितने में बेचा, या जो डिवेंचर आपके पास था उसकी कॉस्ट कितनी है, या जो डिवेंचर अभी आपके पास है उसकी कॉस्ट कितनी है, ये सब वैल्यू पर इंटरेस्ट नहीं आता। आपको हमेशा याद रखना होगा कि इंटरेस्ट जो है बच्चे, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट is always calculated on face value। तो बच्चे आपको याद रखना है इंटरेस्ट को आप कॉस्ट पर नहीं बल्कि किस चीज पर वैल्यू करोगे, फेस वैल्यू पर आप कैलकुलेट करोगे। तो ये हमारी तीसरी बात है। डिबेंचर के क्वेश्चन में 5 ट्रांजैक्शन, ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल, इंटरेस्ट, क्लोजिंग बैलेंस, पांचों ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कंपलसरी है। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट पे बिल्कुल नहीं कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे। ओके, अब एक और इंटरेस्ट से रिलेटेड जरूरी बात, इंटरेस्ट का जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आप मंथ कैलकुलेशन में फॉरवर्ड नहीं जाओगे, फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं जाना है। मतलब अगर आप मार्च में हो तो अप्रैल में नहीं जाना है, पीछे जाना है, दैट इज फरवरी, जनवरी, इस तरह से। मान लो आप जून में हो तो जुलाई, अगस्त ऐसे काउंट नहीं करना है, पीछे जाना है, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर में इंटरेस्ट मिला था तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिबेंचर के इंटरेस्ट के बारे में तुमको क्या याद रखना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन फॉरवर्ड जाकर नहीं होती, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में जब आप मंथ कैलकुलेट करोगे तो आपको बैकवर्ड जाएगा। और आखिरी बात, जब आप डिबेंचर को खरीदोगे या बेचोगे, खरीदोगे तो सामने वाला आपसे इंटरेस्ट मांगेगा, बेचोगे तो आप सामने वाले से इंटरेस्ट मांगोगे। तो इंटरेस्ट के 2 टाइप है। टाइप नंबर 1 है कम इंटरेस्ट
और टाइप नंबर 2 है बच्चे एक्स इंटरेस्ट। पहले हम एक्स इंटरेस्ट समझें। मैंने आपको 50,000 में डिवेंचर बेचा और मैंने आपसे 4,000 रुपया इंटरेस्ट चार्ज किया। आपने मुझे 50,000 दिया, आपने मुझे 4,000 अलग से इंटरेस्ट का दिया। टोटल आपने मुझे कितना दिया? 54,000। 54,000 में से 50,000 रुपया प्राइस है और 4,000 रुपया इंटरेस्ट है। कहने से आपने मुझे इंटरेस्ट अलग से दिया, अलग से दिया, राइट। तो जब इंटरेस्ट अलग से होता है ना, अलग से, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्स इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा, अलग से, कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं। तो जब सामने वाला डिवेंचर की प्राइस अलग से दे और इंटरेस्ट को अलग से दे, तो हम उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? एक्स इंटरेस्ट। लेकिन मान लो 50,000 रुपया मुझे आपसे डिवेंचर का लेना था, 4,000 रुपया इंटरेस्ट का लेना था, आपने मुझे दिया 52,000। मैं बोला ये 52,000 क्या है, तो आपने बोला ये 52,000 में सब सेटल कर देते हैं। तो कहने से आप ये 52,000 में मुझे डिवेंचर एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों की अमाउंट पे कर रहे हो। तो ये जो 52,000 में आप मुझे डिवेंचर और इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर रहे हो, इस 52,000 के अंदर दो चीज है, डिवेंचर का प्राइस है और इंटरेस्ट है। कहने से ये 52,000 के अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूडेड है। तो जब इंटरेस्ट अलग से नहीं आता, इंटरेस्ट इंक्लूड करके आता है, तो हम वो कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? कम इंटरेस्ट। देखो यहां पे मसला नहीं, एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अलग से है तो अलग से लिख दिया जाएगा। लेकिन जहां तक कम इंटरेस्ट की बात है, कम इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। बच्चे इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो आपको इंटरेस्ट को वहां से निकालना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। जब तक आप सेपरेट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा डिवेंचर की कॉस्ट कितनी है या डिवेंचर की प्राइस कितनी है एंड इंटरेस्ट कितना है। तो सिंपल आपको याद रखना है, एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को माइनस नहीं किया जाता, कम इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट डिडक्ट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट टू बी डिडक्टेड। So this was all about कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट के बारे में आप सिर्फ दो ही जगह सोचोगे, एक परचेज के वक्त और एक सेल के वक्त। ओपनिंग बैलेंस में जो इंटरेस्ट आता है वो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है, उसमें कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का कोई मामला नहीं रहता। इंटरेस्ट के टाइम कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का कोई मामला नहीं रहता। क्लोजिंग बैलेंस में भी कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का कोई मामला नहीं रहता। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन में सोचना है? परचेज के ट्रांजैक्शन में और सेल के ट्रांजैक्शन में। एक क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोलता है? हर टाइप के शेयर के लिए और हर टाइप के डिवेंचर के लिए सेपरेट अकाउंट बनना चाहिए। डिवेंचर का क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था। डिवेंचर में मैंने आपको पढ़ाया था 5 ट्रांजैक्शन होते हैं, ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल, इंटरेस्ट एंड क्लोजिंग बैलेंस। पांचों ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कंपलसरी है। इंटरेस्ट हमेशा आप किस पे कैलकुलेट करोगे? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, एक कम इंटरेस्ट होता है और एक एक्स इंटरेस्ट होता है। कम इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ता है, एक्स इंटरेस्ट को माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। So this was all about personal investment accounting, about debentures. Next lecture में हम स्टार्ट करेंगे personal investment accounting के debenture वाले questions। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिए। During the year ended 31st March 2013, Mr. Virag bought and sold the following 12% debentures of rupees 100 each of Limousine Limited, interest being payable on 1st April and 1st October each year। विराग लिमिटेड की विराग की बुक है। जो इन्वेस्टमेंट इसने किया है वो 12% डिवेंचर्स की है। कौन सी कंपनी का डिवेंचर खरीदा है? लिमोजिन। और डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या दिया है? 100। वैसे भी डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 ही होती है। कंपनी इंटरेस्ट साल में 2 बार पे करती है, यानी 6 महीने का पे करेगी। पहली मरतबा कंपनी इंटरेस्ट कब देती है बेटे? 1 अप्रैल को। और दूसरी टाइम कंपनी इंटरेस्ट कब देती है? 1 अक्टूबर को। चलो ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। डेट 1 जून 2012 बॉट 300 डिवेंचर, 300 डिवेंचर खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है? 92, और इंटरेस्ट अलग से दिया, दैट इज एक्स इंटरेस्ट।
फिर उसके बाद 1 सितंबर 2012 बॉट, फिर से खरीदा है, 100 डिवेंचर खरीदा है, 94 रुपीज़ में खरीदा है और इस बार इंटरेस्ट कम है तो इंक्लूडेड है तो इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा। 1 दिसंबर को बेचा है, सोल्ड, 200 डिवेंचर बेचा है, 95 में बेचा है और इंटरेस्ट अलग से दिया है। 1 फरवरी फिर से खरीदा है, 150 डिवेंचर खरीदा है, 98 रुपीज़ में खरीदा है और इंटरेस्ट बेटे इंक्लूडेड है। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मार्केट प्राइस ऑन 31 मार्च 2013 वॉज ₹90 पर डिवेंचर। जब साल खत्म हुआ तब डिवेंचर की मार्केट वैल्यू क्या चल रही थी? 90। FA सबको पता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर हम क्लोजिंग स्टॉक में लेते हैं। प्रिपेयर 12% debentures in Limousine Limited account for the year ended 31st March 2013. Apply accounting standard 13. Alright, let's start the solution. सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ विराग था तो मिस्टर विराग, फिर उसके बाद जहां भी इन्वेस्ट किया उसका नाम, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर्स ऑफ लिमोजिन लिमिटेड अकाउंट, फिर उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 और उसके बाद बेटे आ जाएगा डेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में सेकंड लाइन पे बताया था डेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभी की है, तो पहली डेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 अप्रैल और दूसरी डेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 अक्टूबर। तो पहली डेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1 अप्रैल एंड योर सेकेंड डेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1 अक्टूबर। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्वेश्चन का सीक्वेंस बनाना है। बिना सीक्वेंस के क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हो, इसलिए पहले हम सीक्वेंस ड्रॉ करेंगे। अब सीक्वेंस कैसे ड्रॉ कर रहे हैं समझो। सबसे पहला ट्रांजैक्शन 1 जून का है, 1 जून को विराग ने डिवेंचर खरीदा था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 जून परचेज। फिर उसके बाद सेकेंड 1 सितंबर को उसने दोबारा से खरीदा है डिवेंचर, तो हम एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे 1 सितंबर वापस से परचेज किया। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन का डेट है 1 दिसंबर, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे 1 दिसंबर, अभी खरीदा नहीं है अभी बेचा है। फिर उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन है 1 फरवरी का, वापस से इसने क्या किया परचेज। उसके बाद साल खत्म कर देंगे हम, दैट इज 31 मार्च और 31 मार्च को बेटे क्या आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। इतना लिखने के बाद अब हमें इस सीक्वेंस के बीच में इंटरेस्ट को इंसर्ट करना है। हमें देखना है इंटरेस्ट कब कब आया। तो अगर आप देखोगे तो पहला इंटरेस्ट आया है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल सितंबर और जून के बीच में तो नहीं आता, सितंबर और दिसंबर के बीच में भी नहीं आता, दिसंबर और फरवरी के बीच में भी नहीं आता, फरवरी और मार्च के बीच में भी नहीं आता, मार्च के आगे आता है, लेकिन मार्च को हमारा साल खत्म हो रहा है तो हमें इसके बारे में सोचना है। दूसरा इंटरेस्ट मिला है 1 अक्टूबर को, अक्टूबर जून टू सितंबर नहीं, सितंबर टू दिसंबर के बीच में अक्टूबर आता है, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 1 अक्टूबर को इंटरेस्ट। अब सॉल्व कैसे करोगे? ट्रांजैक्शन लोगे, ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग करोगे, खत्म, वापस से ट्रांजैक्शन लोगे, उसका पोस्टिंग करोगे, खत्म। इस तरीके से आपको ओवरऑल कितने ट्रांजैक्शन सॉल्व करने 6। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म। चलो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन सॉल्व करेंगे। 1 जून को क्या हुआ था? परचेज। अब बेटा याद रखना है जब भी आप परचेज करोगे आपके पास डिवेंचर आएगा, जो चीज आती है डेबिट हो जाती है, तो डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे 1 जून 2012, डेबिट में लिखते टाइम 2, बैंक पैसा जाएगा ना, इसके लिए बैंक। अब देखते हैं कितने डिवेंचर खरीदे थे। तो बेटे 1 जून के दिन 300 डिवेंचर खरीदा था, 92 रुपीस का एक था और एक्स इंटरेस्ट था, तो 300 था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 300। बट यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर थोड़ी लेना है, यहाँ पे तो फेस वैल्यू लेना है। फेस वैल्यू 100 है, 100 के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आपको फेस वैल्यू मिल गया 30,000। अब एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग कैलकुलेटर पे 30,000 लेंगे,
92 रुपीज में खरीदा था, तो मल्टीप्लाई करेंगे 92 से और परसेंट की बटन दबा देंगे, वैल्यू आएगी 27,600। 27,600। अब सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट। तो वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट। हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, 30,000। इंटरेस्ट ऑन रुपीज 30,000 फॉर कितने महीने के लिए आएगा वो तो बैकवर्ड कैलकुलेट करके मालूम पड़ेगा। फॉर डैश मंथ। बेटे अभी आप कहां पर हो, जून। चलो जून से पीछे जाते हैं। जून की आज 1 तारीख है, जून तो स्टार्ट हुआ है, तो जून को जाने दो। जून के पहले क्या आता है, जून के पहले आता है मई। मई के पहले क्या आता है, मई के पहले आता है अप्रैल। और देखो अप्रैल को इंटरेस्ट मिला था, अप्रैल की कौन सी तारीख को मिला था, 1 तारीख। अब 1 तारीख को अगर मिला था मतलब अप्रैल का इंटरेस्ट नहीं मिला था, अप्रैल का इंटरेस्ट मिलना बाकी है और मई का इंटरेस्ट मिलना बाकी है, यानी कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है, 2 मंथ का। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 रुपीज पे कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 12। कितने महीने के लिए निकालना है, 2। तो मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, आंसर आएगा 600 रुपीज। यहाँ पे लिख देंगे 600। तो आज के बाद बेटे जब भी आपको परचेज दिखाई दे, आप क्या करोगे, डेबिट में जाओगे, डेट लिखोगे, टू बैंक लिखोगे, जितने का भी परचेज है उसकी फेस वैल्यू लिखोगे। मान लो 500 डिबेंचर खरीदा होता तो यहाँ पे 50,000 लिख देता, 100 होता तो 10,000 लिख देता, 1000 होता तो 1 लाख लिख देता, जो भी रहेगा। फिर उसके बाद उसकी कॉस्ट निकालने का परसेंट से, और फिर उसके बाद लास्ट में आप क्या कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट बैकवर्ड जाके कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो खत्म हो गया, चलो अब इसको भूल जाते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन, 1 सितंबर को फिर से परचेज की, तो फिर डेबिट में चलो, डेबिट में लिखेंगे 1 सितंबर 2012, वापस लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इस बार देखिए कितने डिवेंचर खरीदा है, इस बार उसने 100 डिवेंचर खरीदा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आ जाएगा, 10,000। अब देखिए कम इंटरेस्ट है, एक्स ₹94। एक्स इंटरेस्ट नहीं है, कम इंटरेस्ट है। हमेशा याद रखना, जब भी कम इंटरेस्ट बोलेगा आप कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे, आप डायरेक्टली चले जाओगे वर्किंग नोट पे। चलो वर्किंग नोट पे आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे प्राइस, ब्रैकेट, फेस वैल्यू ले लो। फेस वैल्यू कितना है, 10,000, मल्टीप्लाई कितने रुपए में खरीद रहे हो, 94, तो 94% आंसर आ जाएगा 9,400। अब बेटे कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट तो माइनस करना पड़ता है, तो माइनस करेंगे लेस कम इंटरेस्ट ऑन रुपीज। बच्चे एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो, आता तो फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू 10,000 है, 10,000 फॉर डैश मंथ। मंथ के लिए अभी अपने को फिर बैकवर्ड जाना पड़ेगा। अभी आप कहाँ पर हो, 1 सितंबर, सितंबर स्टार्ट हुआ, सितंबर को भूल जाओ। सितंबर के पहले क्या आता है, अगस्त, उसके पहले जुलाई, फिर जून, फिर मई, फिर अप्रैल। अप्रैल को मिला था ना इंटरेस्ट, तो कितने महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, 5 मंथ। तो 10,000 रुपए पे 10,000 पे 12% आता है 1,200 रुपया, लेकिन हमें तो 5 महीने के लिए चाहिए, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, आंसर आएगा 500 रुपीज। 500 इंटरेस्ट माइनस होएगा
और आपका कॉस्ट बचेगा 8,900 रुपये। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट। तो कॉस्ट में जाएंगे बच्चे लिखेंगे 8,900, इंटरेस्ट में लिखेंगे 500, वर्किंग नोट में लिखेंगे 2 और इसके वर्किंग नोट में क्या लिख देंगे 5। ये हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद 1 अक्टूबर को है इंटरेस्ट। मैंने अगर डिबेंचर खरीदा हूं तो मेरे लिए इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा, मेरे लिए इंटरेस्ट प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने खरीदा हो तो मेरा एसेट है, वो कंपनी मुझे उस पर इंटरेस्ट देगी। तो हमेशा याद रखना इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट होता है, इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिट में जाता है। तो क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कब मिल रहा है इंटरेस्ट? 1 अक्टूबर 2012 को। फेस वैल्यू से आपका कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट से भी कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है किसके ऊपर? इंटरेस्ट पे। जैसे कि मैंने बोला था इंटरेस्ट बेटे का पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट पे के फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे। चलो ध्यान से देखो, मैंने 30,000 का डिवेंचर खरीदा था, मैंने 10,000 का डिवेंचर और खरीदा हूं, तो इस वक्त मेरे पास 40,000 का डिवेंचर है। और क्रेडिट में आके देखो मैंने अब तक डिवेंचर कोई भी बेचा नहीं हो, इसका मतलब मेरे पास 40,000 का डिवेंचर है और मुझे इंटरेस्ट भी 40,000 रुपए पे मिल जाएगा। चलो ध्यान से, वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन रुपीज, कितने रुपए में मिलेगा? 40,000 फॉर। बेटे कंपनी साल में कितनी बार इंटरेस्ट दे रही है? 2 बार, एक अप्रैल को और एक अक्टूबर को। तो साल को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना महीना आ जाएगा? 6 मंथ आ जाएगा। तो फॉर 6 मंथ, तो 40,000 पर 12% निकालेंगे तो आंसर आएगा 4,800। 6 महीने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, आंसर आ जाएगा 2,400 रुपीज। 2,400 यहाँ पे आके लिखेंगे 2,400। दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 3। इंटरेस्ट भी सॉल्व हो गया। उसके बाद 1 दिसंबर को सेल हुआ है। बेटे बताओ, सेल करोगे तो डिवेंचर आएगा कि जाएगा? जाएगा। जो चीज जाती है क्रेडिट हो जाती है, तो क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे 1 दिसंबर 2012 बाय बैंक अकाउंट। और कितना डिवेंचर बेचा था? तो 200 डिवेंचर बेचा है, 95 रुपीज एक्स इंटरेस्ट। 200 डिवेंचर, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 लिखोगे, 2 जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि फेस वैल्यू तो 100 है ना। तो ये कितना बन जाएगा? 20,000। और बच्चे एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है तो डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। कम इंटरेस्ट होता तो माइनस करना पड़ता, कम इंटरेस्ट नहीं है, एक्स है तो डायरेक्ट सॉल्व कर दें। तो बच्चे 20,000 है, कितने में बेचे हो? बेचे हैं हमने 95 एक्स इंटरेस्ट, तो मल्टीप्लाइड बाय 95%, आंसर आ जाएगा 19,000। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। दैट इज ऑन वर्किंग नोट नंबर 4। इंटरेस्ट ऑन रुपीज। बच्चे इंटरेस्ट कॉस्ट पे आता है कि फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू अपना कितना है? 20,000 फॉर डैश मंथ। चलो मंथ कैलकुलेट करते हैं। अभी आप कहाँ पर हो? दिसंबर। दिसंबर तो स्टार्ट हुआ है, दिसंबर को भूल जाओ। दिसंबर के पहले क्या आता है? नवंबर। नवंबर के पहले क्या आता है? अक्टूबर। और ये देखो अक्टूबर को इंटरेस्ट मिलता है,
अक्टूबर की 1 तारीख को मिलता है, मतलब पूरा अक्टूबर लेना पड़ेगा, अक्टूबर लेना पड़ेगा और नवंबर लेना पड़ेगा। दिसंबर तो नहीं ले सकते, दिसंबर स्टार्ट हुआ जस्ट, तो इंटरेस्ट आएगा 2। तो 20,000 पे 12% निकालेंगे 2,400, 2 महीने के लिए इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आंसर आएगा 400 रुपीज। यहाँ पे लिख देंगे 400। सेल हो गया। बेटे ये बताओ, सेल करोगे तो या तो महंगे में बेचोगे या तो सस्ते में बेचोगे। अगर महंगे में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा और अगर सस्ते में बेचोगे तो लॉस होगा। तो याद रखना, सेल के बाद आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि इसको बेचने की वजह से प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। उसके लिए आपको एक और नोट बनानी पड़ेगी, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 5। उसका नाम रहेगा प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन सेल। सबसे पहले हम देखेंगे बेचा कितने में। सेल प्राइस, फेस वैल्यू गलती से भी नहीं लोगे। ये 20,000 से आपका कोई लेना देना नहीं, आप कॉस्ट की अमाउंट उठाओगे। आपने बेचे हो 19,000, माइनस करना है इसमें से कॉस्ट, और वो भी एवरेज कॉस्ट लेंगे। उसका नाम रहेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करने का, 3 लाइन का कॉलम बना देंगे। पहला रहेगा फेस वैल्यू और दूसरा कॉलम रहेगा कॉस्ट। आई रिपीट, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेल प्राइस। सेल प्राइस में कॉस्ट की वैल्यू ले लोगे 19,000। उसके बाद लिखोगे लेस वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए 3 लाइन का आपको कॉलम बनाना है, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। अब फेस वैल्यू के लिए क्या करोगे, डेबिट में जाना है, पूरा फेस वैल्यू प्लस कर देना है। पूरा फेस वैल्यू क्या प्लस करना है, 2 ही तो है, एक 30,000 और एक 10,000 है, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 40,000। अब क्रेडिट में आना है, करंट ट्रांजैक्शन को छोड़ देना है। करंट ट्रांजैक्शन को छोड़ के अगर उसके ऊपर कोई फेस वैल्यू है तो माइनस कर दो। तो ये 20,000 को छोड़ के उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो माइनस कुछ भी नहीं होगा। इन शॉर्ट आपका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 40,000। आई रिपीट, पूरे डेबिट का फेस वैल्यू प्लस करना है, क्रेडिट में जाना है, करंट फेस वैल्यू को छोड़ के ऊपर जितनी भी फेस वैल्यू है सबको क्या कर देना है, माइनस। ये क्वेश्चन में ऊपर फेस वैल्यू थी नहीं तो पूरा 40,000 का 40,000 ही ले लिया। सेम चीज आपको कॉस्ट में भी करना है, डेबिट में जाना है, पूरा कॉस्ट लेना है 27,600 प्लस 8,900। क्रेडिट में जाओ, करंट कॉस्ट को छोड़ के ऊपर कुछ है ही नहीं तो यही आ जाएगा एज इट इज 36,500। ये फेस वैल्यू सॉल्व हो गया, ये कॉस्ट सॉल्व हो गया। अब करंट ट्रांजैक्शन पे जाना है और उसकी फेस वैल्यू ले लेना है। उसकी फेस वैल्यू कितनी है बच्चे, 20,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 36,500 डिवाइडेड बाय 40,000, आपका कॉस्ट आ गया 18,250। तो बेटे जिस डिवेंचर को आपने 19,000 में बेचे हो वो डिवेंचर आपको पड़ा कितने में था, 18,250 रुपए में, यानी आपको 750 रुपए का हो गया प्रॉफिट। यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे 2, प्रॉफिट एक स्पेशल अकाउंट में जाता है, उस अकाउंट का नाम क्या रहता है, P&L अकाउंट। तो 2 प्रॉफिट स्लैश लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5, फेस वैल्यू में कुछ नहीं, इंटरेस्ट में कुछ नहीं, कॉस्ट में लिख देंगे 750। डेट कॉपी पेस्ट कर लो, 1 दिसंबर 2012। तो बेटे जब भी सेल करोगे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन कंपलसरी है। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको सेल प्राइस देना है। सेल प्राइस कहाँ से मिलेगा, कॉस्ट के बारे से।
फिर आपको लिखना है माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए 3 लाइन का आपको ब्रैकेट बनाना है, उसमें फेस वैल्यू लेना है, कॉस्ट लेना है। फेस वैल्यू के लिए क्या करोगे, पूरा डेबिट का फेस वैल्यू प्लस करोगे, क्रेडिट में जाओगे, करंट फेस वैल्यू को छोड़ के ऊपर कुछ भी रहेगा तो माइनस कर देंगे। हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं था तो 40,000 का 40,000 एज इट इज आ गया। सेम चीज कॉस्ट के साथ भी करेंगे, पूरा डेबिट प्लस कर देंगे, क्रेडिट में जाएंगे, करंट ट्रांजैक्शन छोड़ के ऊपर जो भी रहेगा माइनस कर देंगे, कुछ भी नहीं था तो एज इट इज 36,500 आ गया। फिर हम करंट ट्रांजैक्शन में जाएंगे, उसका जो फेस वैल्यू है उसको फेस वैल्यू के नीचे लिख देंगे, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर आ गया 18,250। कैसे रीड करेंगे, जिस डिबेंचर को आपने 19,000 में बेचा है वो डिबेंचर आपको पड़ा कितने में था, 18,250, तो आपको 750 रुपीस का क्या हो गया बेटे, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 फरवरी को परचेज किया है, परचेज करोगे तो आएगा तो डेबिट में लिखेंगे 1 फरवरी 2013 टू बैंक अकाउंट। चलो देखते हैं कितना डिबेंचर खरीदा उसने, 150 डिबेंचर खरीदा है, 98 रुपीज कम इंटरेस्ट, तो 150 खरीदा है तो यहाँ पे 150 लेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 15,000 हो जाएगा। और कम इंटरेस्ट है बेटा तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 6 प्राइस के लिए फेस वैल्यू लेंगे, फेस वैल्यू है 15,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने रुपए में खरीदा है, 98 कम इंटरेस्ट, 15,000 इंटू 98%, 98% वैल्यू आएगी 14,700 लेस कम इंटरेस्ट ऑन रुपीज, फेस वैल्यू कितनी है 15,000 फॉर डैश मंथ। चलो मंथ के लिए बैकवर्ड जाते हैं। अभी हम लोग 1 फरवरी में, फरवरी जाने दो, फरवरी के पहले जनवरी, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, यानी कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 मंथ। तो 15,000 पर 12% निकलेगा, कितने महीने के लिए, 4, 4/12 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 600। आपका कॉस्ट आ जाएगा 14,100। कॉस्ट के कॉलम में जाकर लिखेंगे 14,100, इंटरेस्ट में लिख देंगे 600, वर्किंग नोट में लिख देंगे 6। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है 31 मार्च का। 31 मार्च का कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्लोजिंग बैलेंस। बच्चे क्लोजिंग बैलेंस के लिए तो अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहले फेस वैल्यू को क्लोज करेंगे, 30,000, 10,000, 15,000 इज इक्वल टू 55,000। 55,000 में से 20,000 जाएगा तो बचेगा कितना, 35,000। इसके सामने लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2013। फॉरेन इस बैलेंस पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट 7, इंटरेस्ट ऑन रुपीज 35,000 फॉर डैश मंथ। चलो फटाफट देखो, अभी आपका अभी 31 मार्च खत्म हो गया तो मार्च लेना पड़ेगा। मार्च के पहले फरवरी, फरवरी के पहले जनवरी, जनवरी के पहले दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर। टोटल कितने महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, 6 मंथ। तो 35,000 इंटू 12% इंटू 6/12, आंसर आ जाएगा 2,100। यहाँ पे लिखेंगे 2,100, वर्किंग नोट नंबर 7। अब इंटरेस्ट को क्लोज कर दे। इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड बढ़ा रहे, सबको लेना है। 2,400 प्लस 400 प्लस 2,100 इज इक्वल टू 4,900
यहाँ भी आएगा 4900, हमेशा क्रेडिट बना रहेगा, लेस 600, 500 एंड 600 इज इक्वल टू 3200। ये आपका प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट स्लैश लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ईयर एंड का डेट दे देंगे 31 मार्च 2013। अब कॉस्ट को क्लोज कर दें, 27,600 प्लस 8,900 750, 14,100 51,350 51,350 माइनस कर लेते हैं। 19,000 माइनस करने के बाद आंसर आता है 32,350। 32,350 को मैं यहाँ लिख देता, मगर क्वेश्चन के अंदर उसने आपको क्या दे दिया है, मार्केट प्राइस दे दिया है क्लोजिंग बैलेंस का। जब क्लोजिंग बैलेंस का मार्केट प्राइस दे देता है ना, तो बेटे क्लोजिंग बैलेंस को आप डायरेक्टली यहाँ नहीं लिख सकते, आपको उसको कंपेयर करना पड़ता है। किससे किससे कंपेयर करोगे, कॉस्ट और मार्केट से, दोनों में से जो कम रहेगा वो लोगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें क्लोजिंग बैलेंस अंडरलाइन। सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे, कॉस्ट। कॉस्ट अभी अभी कैलकुलेट किया 32,350। अभी आपको इसको कैसे कंपेयर करना है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे आएगा, आप फेस वैल्यू को लोगे, फेस वैल्यू है 35,000। मार्केट प्राइस बेटे चल रहा है, लास्ट लाइन पे दिया है 90 रुपीज़, तो 90 रुपीज़ की जगह आपको क्या लेना है 90%। तो 35,000 इंटू 90%, आंसर आएगा 31,500। दोनों में से जो कम रहता है ना उसे लेंगे, विच एवर इज लोअर इज लेस। तो विच एवर इज लेस बेटे कौन है, 31,500। आपको लग रहा था 32,350 रहेगा, लेकिन कम हो गया। कम हो गया तो बच्चे आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज इक्वल टू, माइनस कर देते हैं 32,350 माइनस 31,500, आपका लॉस आ गया कितने रुपए का बच्चे, 850। तो यहाँ पे आएगा 31,500 और लॉस जो है 850 का वो इधर आएगा। उसके सामने लिखेंगे बाय प्रॉफिट स्लैश लॉस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 8। ये वाला वर्किंग नोट नंबर था 400 वाला, 4th 5th 6th 7th interest, this is 7th and 8th. So बेटे this was first question पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। होप आपको लेक्चर अच्छे से समझा। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप के हम और कुछ क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी वाले सॉल्व करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।